छात्रों और प्यारे मित्रों, आपका फिर से स्वागत है वीके एजू मीडिया में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? खुश है ना? पिछले क्लास में हम लोगों ने एक प्रश्न दिया था, क्या उसका उत्तर लिखा है? आशा करता हूं कि सब लोग ठीक तरह से लिखा होगा और अपने अध्यापकों को दिखाया होगा। दिखाया है ना? तो हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मातृभूमि कविता की पहली 6 पंक्तियां पढ़ाई थी। इन 6 पंक्तियों में मातृभूमि का वर्णन कैसे किया है? मातृभूमि का वर्णन बहुत सुंदर रूप से कवि ने इन 6 पंक्तियों में किया है। ठीक है ना? और आगे हम देखेंगे बाकी 6 पंक्तियां। इन पंक्तियों में हम देखेंगे कवि क्या क्या कहते हैं। पिछले क्लास में हमने जो कुछ कहा था याद करते हैं। भारत माता का सुंदर सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया था। अब हम देखेंगे ये 6 पंक्तियां। पहले इन 6 पंक्तियों को सुनो और बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुनना है। सुनो। कीरज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि, तुझको निर्मग्न क्यों न हो मोद में। ठीक है ना? इन पंक्तियों को समझने के लिए हमें क्या करना है? कुछ शब्द हैं इसमें, कुछ अपरिचित शब्द हैं। पहले हम क्या करना है कि इन अपरिचित शब्दों को समझना है, ठीक तरह से समझना है, इसका अर्थ समझना है। ऐसा करने से ही हम इसका आशय समझ सकते हैं ना? ठीक है, हम देखेंगे वे शब्द क्या क्या है। पहला शब्द है रज। रज शब्द का अर्थ क्या है? क्या तुम लोग जानते हैं? कहिए ना। रज शब्द का अर्थ है धूल। धूल माने क्या है? डस्ट। हम मिट्टी के छोटे छोटे भाग होते हैं ना, मिट्टी में जो धूल होते हैं, डस्ट होते हैं, वही है रज। और दूसरा शब्द है लोटना। लोटना माना लोटना, रोलिंग। छोटे बच्चे
जमीन पर लेट कर लौटते हैं ना, उसको हम लौटना कहते हैं। लौटना, घुटना माने काल मुट्ठी, हम अंग्रेजी में कहते हैं नी, KNEE। तुम लोग देखते हैं ना, छोटे बच्चे अपने घुटनों के बल से सरकते हैं। सरकना, सरकना माने जमीन से घुटनों के बल से चलना, है ना, सरकना। निरंगुआ, ऐसा हम कहते हैं, निरंगुआ, है ना, इड़ेगा, मुट्ठी इड़ेगा, ठीक है ना। और एक शब्द है हीरा। हीरा क्या है? हाँ बताओ। डायमंड कहते हैं, रत्न, डायमंड रत्न कहते हैं। निरख, और एक शब्द है निरख। निरख माने देखना, देखना, निरख, देख कर, निरख, एक शब्द है निरख। और इन शब्दों के अर्थ जानने से हम इन 6 पंक्तियों के आशय तक जा सकते हैं। तो आप लोग बताइए, इन 6 पंक्तियों का आशय क्या है? जिसके रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, भारत के सब लोग भारत की मिट्टी में लौट कर ही बड़े लोग बन गए हैं। तो भारत की या हमारे मातृभूमि की मिट्टी से हमारा क्या संबंध है? बचपन से लेकर, बचपन में हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे जो अपन पहले मिट्टी में लौट लौट कर वो बड़े हो जाते हैं। इसके रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक पर खड़े हुए हैं। पहले बच्चा क्या करते हैं? अब बताओ, हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहले वे घुटनों के बल से चलने लगते हैं। घुटनों के बल से वो चलने लगते हैं। वो घुटने धरती पर रखते हैं। यह धरती, मातृभूमि हमें खड़ा होना सिखाता, ठीक है। फिर इसी प्रकार इस मातृभूमि से हमारे बचपन में हमारा संबंध तो ऐसा है कि हम चलने को सीखते हैं मातृभूमि से। ये मातृभूमि से ही हम बड़े हो जाते हैं। और क्या है? परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। परमहंस कौन है? क्या तुम लोग जानते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत महान व्यक्ति है। श्री रामकृष्ण परमहंस। परमहंस के बारे में हम देखेंगे। यहां स्क्रीन पर देखिए, श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कमरपुकुर में हुआ। उनको बचपन से ही आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई। 14 साल की आयु में एक दिन रामकृष्ण परमहंस खेतों में घूम रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि बगुलों की एक पंक्ति पर पड़ी जो काली घटाओं की ओर उड़ रहे थे। यह दृश्य देखकर वे बेहोश हो गए और उस बेहोशी में उन्हें अपरिमित खुशी और शांति का अनुभव हुआ। इस आध्यात्मिक अनुभूति ने उनके जीवन को नई दिशा दी। श्री रामकृष्ण परमहंस। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। हमारे बाल्यकाल में, हमारे बचपन के अवसर पर हमें सभी सुख, सभी खुशियां मिलते हैं। बाल्यकाल में ही हम बहुत खुश होते हैं, सुखी होते हैं। लेकिन यहां परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस जो आध्यात्मिक क्षेत्र में वो महान व्यक्ति बन गया है, वो कैसे बन गया है? इस मातृभूमि की मिट्टी से ही। उसका जन्म
भारत में हुआ है। इस मिट्टी से ही उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे पाठ्य पुस्तक के इस कविता के नीचे परमहंस के बारे में एक छोटा सा नोट दिया गया है। तुम लोग टेक्स्ट बुक के नीचे देखो, वहां ऐसा कहता है, वे 6 साल की आयु में जब खेत में खेलने गया था, उस समय उसकी दृष्टि आकाश में उड़ने वाले बगलों की एक पंक्ति पर डाली। ये बगुले उड़ते उड़ते काली घटा या अंतरिक्ष में वो उसके अंदर चला गया है, काली घटाओं के वो मेघों के अंदर चला गया है। यह दृश्य देखकर श्री रामकृष्ण परमहंस वहां बेहोश पड़ गया है। बेहोशी माने अबोधावस्था। लेकिन यह बेहोशी केवल साधारण बेहोशी नहीं थी। यह बेहोशी के उपरांत उनको क्या मिला है? आध्यात्मिक अनुभूति मिला है। उन्होंने जो सुख का अनुभव किया है, उसके लिए ये बेहोशी बड़ा अपार सुख प्रदान किया है। इस प्रकार ये श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी हमारे मातृभूमि से, इस भूमि से बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस बेहोशी के बाद अपनी छोटी अवस्था में, अपने बचपन की अवस्था में ही उनको आध्यात्मिक अनुभूति मिला है। इसके बाद वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महान बन गया है। तो हम देखेंगे ऐसे महान लोगों का जन्म हमारे देश में हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। धूल भरे हीरे क्या है? धूल भरे हीरे समझते हैं? धूल माने डस्ट। हीरों के ऊपर धूल भरा हुआ है तो हम हीरों का जो चमक हम नहीं देख सकते। ये धूल को हम साफ करें तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं? इस धूल को साफ करने से इस हीरों का चमक हम दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वे अनजाने होते थे लेकिन बाद में वे पूरे विश्व में महान बन गए हैं। ऐसे बहुत सारे महान लोग हमारे देश में हैं। इसलिए इन महान पुरुषों को, इन महान व्यक्तियों को क्या कहते हैं? धूल भरे हीरे कहते हैं। तो ये जब हमारे भारत में वे लोग रहते थे, अनजाने से रहते थे, बाद में ये ही लोग भारत को केवल भारत में न होकर पूरे विश्व में बड़े महान बन गए हैं। ये हमारे मातृभूमि के महान लोग हैं। मातृभूमि में आज हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाद में वे विश्व भर में जाने जाते थे। इसलिए कवि ऐसा कहता है, धूल भरे हीरे कहलाए, धूल भरे हीरे कहलाए। പൊടി നിറഞ്ഞ മുത്തുകൾ പോലെ, പൊടി നിറഞ്ഞ രത്നങ്ങൾ പോലെയാണ് അവരെ കാണപ്പെട്ടത്। तो बाद में वे उन रत्नों का जो चमक हम दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार भारत के महान लोगों से हमारा भारत भी जाने जाते थे। हमारे भारत का गौरव भी बढ़ गया है। हम खेले कूदे हर्षित, हम खेले कूदे हर्षित माने बचपन के अवसर पर हम बड़ी खुशी से आपस में मिलकर हम बड़ी खुशी से हम क्या करते हैं? खेलते हैं, कूदते हैं
सारी खेलों में लग जाते हैं, बहुत सारे खेलों में हम लग जाते हैं, हमें बहुत बड़ा आनंद मिलते हैं। तो ये सब आनंद हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारी मातृभूमि से ही। हमारी मातृभूमि को आधार बनकर, हमारे मातृभूमि की मिट्टी में हम लोग बड़े खुशी के साथ, बड़े संतोष के साथ हम खेलते हैं, कूदते हैं, खुशियां मनाते थे। तो बचपन का हम लोग कहते हैं ना, बचपन का जो हमारे बचपन का जो समय होता है, बचपन का जो अवसर होता है, वो हमें बड़ा सुख देने वाला है, खुशी देने वाला है। बहुत सारे हम बहुत मजे में रहते हैं, बहुत बड़ी खुशी में रहते हैं, है ना। हम खेले कूदे हर्षयुक्त, हर्ष माने खुशी, संतोष, हर्षयुक्त माने हर्ष के साथ, हर्ष सभी सुखों से, सभी खुशियों के साथ हम लोग क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं, रहते हैं, बचपन में रहते हैं। ये सब हमारी मातृभूमि में, ये सब सुविधाएं हमें मातृभूमि से ही मिलते हैं, ठीक है। हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। इसका मतलब क्या है? कवि मातृभूमि को बुलाकर ऐसा कहता है, तुझको निरख, तुझको देखकर, मातृभूमि को देख, ऐसे सुंदर दृश्य वाले मातृभूमि को देखकर, ऐसे सभी खुशियां देने वाले मातृभूमि को देखकर, तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। मोद माने खुशी, मग्न हो जाते हैं माने उसमें लीन हो जाते हैं। हम क्यों मग्न नहीं हो जाते हैं? हम क्यों खुशी में नहीं लीन नहीं हो जाते? हम क्यों खुशी में लीन नहीं हो जाते? कैसे? कभी ऐसा पूछता है, कवि का प्रश्न तो यह है, हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। हे मातृभूमि तुझको देखकर हम मग्न क्यों नहीं होते हैं? इसका मतलब तो यह है कि ऐसे सुंदर रूप वाले मातृभूमि को देखकर हम हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं, है ना। हमें सभी खुशी होते हैं, सभी खुशियां देने वाले इस मातृभूमि को देखकर हम क्या होते हैं? हमें क्या होते हैं? हमें खुशियां होते हैं। ऐसा कभी और एक बार पूछते हैं, हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। मग्न क्यों न हो मोद में, क्यों मग्न नहीं होते हैं? समझते हैं ना तुम लोग? तो यहां 6 पंक्तियां हम लोगों ने, यहां 6 पंक्तियों का आशय हम लोगों ने यहां व्यक्त किया है। ऐसे सुंदर रूप वाले मातृभूमि को देखकर हमें क्या होते हैं? खुशियां होते हैं। हमें बचपन में, हमारा जीवन बचपन में, हमें बचपन के में सभी खुशियां मातृभूमि से ही मिला है। इसी मातृभूमि से ही बहुत सारे लोग विश्व में जाने माने महान लोग बन गए हैं। ये सब मातृभूमि ने हमारे लिए जो सुविधाएं प्रदान की है, जो मातृभूमि ने हमारे लिए जो कुछ दिया है, इसको सूचित करता है। ഈ കവിതയുടെ രണ്ടാമത്തെ 6 വരികൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം. മാതൃഭൂമിയുടെ പൊടിയിൽ കിടന്നുരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാതൃഭൂമിയുടെ മണ്ണിൽ കാൽമുട്ടുകളിൽ ഇഴഞ്ഞ് ആണ് നമ്മൾ നടക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ മാതൃഭൂമിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അത്രയും സുദൃഢമാണ്. നമ്മുടെ കാൽമുട്ടുകളിൽ ഇഴഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കാൻ പഠിച്ചത് ഈ മാതൃഭൂമിയുടെ മണ്ണിലാണ്.
എപ്രകാരമാണോ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് തൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് പരമമായ സന്തോഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെയുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഏവർക്കും ഈ മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ, ശാന്തിയുടെയൊക്കെ സമയമാണല്ലോ. എപ്രകാരം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ആധ്യാത്മികതയുടെ പരമമായ സന്തോഷം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്, അതേ പ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം, പരമമായ സന്തോഷം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ കവി പൊടി നിറഞ്ഞ മുത്തുകൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോകം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാതൃഭൂമിയിൽ അവർ പൊടി പിടിച്ച് കിടന്നതുപോലെ അറിയപ്പെടാതിരുന്ന അവർ പിന്നീട് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ മഹാന്മാരായി മാറുകയും ലോകത്തിലാകമാനം അവ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ വരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ മാതൃഭൂമിയുടെ മണ്ണിൽ, മാതൃഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കളിച്ചുല്ലസിച്ചു. ഈ മാതൃഭൂമിയെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം വരാതിരിക്കില്ല. ഈ മാതൃഭൂമിയെ കാണുമ്പോൾ, ആ മാതൃഭൂമിയുടെ ആ ഒരു സുന്ദരമായ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഇരട്ടിക്കുന്നു. അതാണ് കവി ഈ 6 വരികൾ കൂടി പറയുന്നത്. മാതൃഭൂമിയുടെ മണ്ണിലാണ് നമ്മൾ കളിച്ച് വളർന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പരമമായ സന്തോഷം കുട്ടിക്കാലത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലവും മാതൃഭൂമിയായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. अच्छा, हम देखेंगे इसके बाद 2 प्रश्न. पहला प्रश्न है, हम किसके रज में लौटकर बड़े हुए? दूसरा प्रश्न, मातृभूमि से कवि का बचपन कैसे जुड़ा है? इन 2 प्रश्नों के उत्तर तुम लोग अपने अपने नोटबुक में लिखो और तुम लोगों के अध्यापकों को दिखाओ. बाकी 6 पंक्तियों का आशय हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे. तब तक के लिए सबको धन्यवाद.